हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपको पता ही है कि हम कर रहे हैं प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो कल की क्लास में जो हमने क्वेश्चन लिए थे वो लिए थे आपके होम मैनेजमेंट के। अभी आपके होम मैनेजमेंट के क्वेश्चन बाकी हैं, तो आज की क्लास में भी हमने होम मैनेजमेंट के ही क्वेश्चन लिए हैं। ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू चलने वाली है। आज की जो हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है 21। इसमें हम आज भी 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अच्छा तब नहीं लगता है जब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप में से कोई भी उसका जवाब नहीं देता है। आप लोग ना तो क्लास को लाइक करते हैं, ना ही शेयर करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अगर अच्छा लगता है तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि नहीं आप लाइक ही कीजिए या आप कमेंट ही कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना तो बनता ही है। साथ ही साथ आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपको तुरंत नहीं आता है तो आप जाइए, अपनी नोटबुक खोलिए, देखिए क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या गलती आपसे हो रही है। जैसे अगर आप तुरंत नहीं बताते हैं और आप तुरंत जाके अपने हर ब्रांच को तो आप उठा नहीं सकते हैं, हालाँकि हम जो है डिस्कस कर रहे हैं अपने एक ही ब्रांच के क्वेश्चन। तो फिर भी आप पेन और नोटबुक लेकर बैठिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है नहीं आ रहा है, उसे आप पेन अपने नोटबुक में नोट कीजिए और बाद में उस क्वेश्चन को ज़रूर देखा कीजिए, ठीक? क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो काफ़ी घिसे-पिटे होते हैं और हम उन्हें अपने क्वेश्चनों में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बड़े बेसिक से होते हैं, आसान से क्वेश्चन होते हैं और बार-बार, एक बार नहीं, बार-बार एग्ज़ामों में वो आपसे पूछे जाते हैं। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसे आप इग्नोर ना करें, उसे एक बार ज़रूर अपनी नोटबुक खोलकर देखा करें, ठीक? चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। करना क्या है, वही रोज की तरह आपको क्वेश्चन को देखना है। आंसर अगर अगर आप खुद से कहीं नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो फिर भी आप काउंट कीजिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आए हैं, क्योंकि हमने थ्योरी की क्लासेस सारी कर ली हैं, ठीक? चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, बचत के लिए धन का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? यानी कि बचत के लिए आप अपने धन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्या गहना खरीद कर सकते हैं? घर में सुरक्षित रख सकते हैं? कई प्रकार के लाभजनक योजनाओं में लगा सकते हैं या फिर बीमा पॉलिसी में लगा सकते हैं। तो जो धन बचत करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, वो ये होता है कि आप अपने पैसे को बीमा पॉलिसी में लगा दीजिए। आपके पास जो भी धन है, आप उसे बीमा पॉलिसी में लगा दीजिए, ठीक? तो इसका फोर्थ वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वह व्यक्ति वह व्यक्ति जो उत्पाद का क्रेता एवं उपयोग करता है कहलाता है। यानी कि जो व्यक्ति उत्पाद को खरीदता है और उसका उपभोग करता है। अब यहाँ पर हमने बहुत एक आसान से टर्म का यूज कर लिया है तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। उपभोग जो करता है वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। तो यहाँ पर आपका खरीदार नहीं होगा, उत्पादक नहीं होगा, दुकानदार नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका? यहाँ पर होगा उपभोक्ता, ठीक? तो वो व्यक्ति जो किसी वस्तु, किसी उत्पाद को खरीदता है, उसका उपभोग करता है, उपयोग करता है, वही क्या कहलाता है आपका? वही उपभोक्ता कहलाता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित है। आपको एक तरफ कुछ अधिनियम दिए गए हैं और एक तरफ आपको सम दिया गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है। सीपीए, सीपीए, सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म बता दीजिए कि ये जो सीपीए है, ये इसका फुल फॉर्म क्या है?
अभी जो आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 वाला, उसी से रिलेटेड है ये। मैं इतना आपको हिंट दे रही हूँ। कह रहा है ये जो सीपीए है ये कब आया? ये 1986 में आया। कृषि उत्पाद अधिनियम ये कब आया? 1937 में आया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आया। उपरोक्त सभी, यानी कि आपको बताना है कि जो ये अधिनियम आए हैं क्या ये सही दिए गए हैं? तो देख लेते हैं हम। ये जो आपका सीपीए है ये आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये आपका आया था 1986 में, ये सही है। कृषि उत्पाद अधिनियम ये 1937 में आया था, ये भी सही है। आवश्यक वस्तु अधिनियम ये 1955 में आया था, ये भी सही है, यानी कि उपरोक्त आपका सभी सही है। ये आप ये कहीं ना कहीं आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। हालांकि हमने जब एक्सटेंशन एजुकेशन की क्लास ली थी तब वहाँ पर आपको कुछ अधिनियम लिखवाए थे। एक्सटेंशन एजुकेशन में ही लिखवाए थे या होम मैनेजमेंट में? शायद से एक्सटेंशन एजुकेशन में ही हमने आपको लिखवाया था। कुछ हमने आपको अधिनियम लिखवाया था, यही कोई करीब 15 अधिनियम थे। 15 क्या और भी अधिनियम थे। एक दिन हमने कम से कम आपको हमने एक्सटेंशन एजुकेशन में 20 से 25 अधिनियम लिखवाए हैं। आप उन्हें एक बार रट जाइएगा। जैसे आपका सती प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, विधवा विवाह हो गया, पुनर्विवाह हो गया, विशेष विवाह अधिनियम हो गया, ये आपका कृषि उत्पाद हो गया और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, फाओ हो गया। ये तमाम अधिनियम हमने आपको लिखवाए थे, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपका सुमेलित नहीं है। पहला है एगमार्क। एगमार्क जो होता है ये पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के लिए होता है। अगला है हॉलमार्क। ये हॉलमार्क आपके आभूषण के लिए होता है। आईएसआई ये उत्पाद प्रमाणीकरण के लिए होता है। एग मार्क ये फल उत्पाद के लिए होता है। अगर हम बात कर रहे हैं कि ये जो इको मार्क है, यहाँ पर इको मार्क होता है, ये क्या होता है? ये आपका पर्यावरण अनुकूल उत्पाद होता है। हॉलमार्क ये आपका होता है आभूषण, आभूषण के लिए होता है। आईएसआई जो होता है ये आपका उत्पाद प्रमाणीकरण के लिए होता है, लेकिन ये जो एगमार्क यहाँ पर दिया गया है ये आपका होता है फल के लिए नहीं, जो कृषि उत्पाद होते हैं उनके लिए ये होता है। ठीक, उनके लिए ये एगमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। उधार पर खरीदी गई वस्तु, उधार पर खरीदी गई सभी वस्तुओं का लेखा जोखा रखने के लिए उपयोग किया जाता है। उधार पर जो खरीदी गई वस्तु है उस उधार की खरीदी गई सभी वस्तुओं का लेखा जोखा रखने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? क्या परचेज बुक का करते हैं, कैश बुक का करते हैं, सेल्स बुक का करते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? उधार पर जो खरीदी गई वस्तु हैं उनका लेखा जोखा करने के लिए आप परचेज बुक का उपयोग करते हैं। कैश बुक क्या है? जो आप लेन देन कर लेते हैं वो है। सेल्स बुक, सेल्स बुक जो होती है इस पर आप बेची गई वस्तुओं का लेखा जोखा रखते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? इसका हो गया परचेज बुक। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उपभोक्ता को उपलब्ध मूलभूत अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। जो उपभोक्ता को मूलभूत अधिकार प्राप्त हैं, कितने प्राप्त हैं? तो वो 4 प्राप्त थे, जिसे हम प्राथमिक अधिकार भी कहते हैं। वो तो बाद में 4 अधिकार और मिल गए, लेकिन प्राथमिक जो 4 अधिकार थे वो इसमें आपको बताना है उन चारों में से एक आपका ये गलत है, वो कौन सा है? क्या वो सुरक्षा का अधिकार नहीं है? क्या वो सूचना का अधिकार नहीं है? क्या वो सुनवाई का अधिकार नहीं है? या फिर वो विकल्प का अधिकार नहीं है?
तो आपको पता है जो उपभोक्ता को उपलब्ध मूलभूत, जिसे हम प्राथमिक कहते हैं या आप मूलभूत कहें, प्राथमिक कहें, वो अधिकार कौन से हैं? तो वो आपके सुरक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार है, सुनवाई का भी अधिकार है, लेकिन ये विकल्प का अधिकार कोई अधिकार नहीं है। हालाँकि 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि 3 अधिकार आपको बताया गया है। ज़रा एक बार वो चौथा अधिकार जो है वो कमेंट कर दीजिएगा कि क्या था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, ये कब मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है या फिर 16 मार्च को मनाया जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं विश्व उपभोक्ता दिवस, एक होता है आपका राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और एक होता है विश्व उपभोक्ता दिवस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विश्व की, तो वो है आपका 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अब जरा एक बार कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि विश्व नहीं, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हम कब मनाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वह स्थान बाजार वह स्थान है जहाँ सेवाओं का विनिमय होता है, वस्तुओं सेवाओं को रूप दिया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है या फिर वस्तुओं को परिष्कृत किया जाता है। यानी कि आपको बाजार की एक परिभाषा बतानी है कि क्या है। अगर हम बात कर रहे हैं बाजार की, तो बाजार जो है वो आपके वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उद्यमशीलता के विकास से जुड़ी समस्याओं को निम्नलिखित ज्ञान क्षेत्र में पहचाना जा सकता है। आपको बताना है जो उद्यमशीलता के विकास से जुड़ी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को ज्ञान क्षेत्र में किस ज्ञान क्षेत्र में पहचाना जा सकता है? कच्चे माल की खरीद, उत्पादों का विपणन, पूंजी का उपार्जन या फिर उपरोक्त सभी। अगर हम बात कर रहे हैं उद्यमशीलता के विकास से जुड़ी समस्याओं को किन क्षेत्रों, निम्नलिखित क्षेत्रों में से पहचाना जा सकता है, तो ये सारे के सारे क्षेत्र हैं। ये सारे के सारे क्षेत्रों में आप इसे पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है उपभोक्ता विवाद सामंजन फोरम को संचालित करने वाला अधिनियम कौन सा है? उपभोक्ता विवाद सामंजन फोरम को संचालित करने वाले अधिनियम के बारे में आपको बताना है। क्या वो भारतीय मानक ब्यूरो है? क्या वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है? क्या वो व्यापार और विपणन वस्तु चिन्ह अधिनियम है या फिर प्रतिबंधित व्यापार प्रथा अधिनियम है? हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? हम यहाँ बात कर रहे हैं उपभोक्ता विवाद सामंजन फोरम की। तो उपभोक्ता विवाद सामंजन फोरम को संचालित करने वाला जो अधिनियम है वो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे आपने क्या कहा था? CPA। ठीक, ये कब आया था? 1986 में आया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है F.W. टेलर द्वारा प्रसिद्ध पुस्तक है, यानी कि इसमें से आपको F. टेलर की पुस्तक का नाम बताना है। क्या वो है फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टास्क है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है या फिर द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बुक की, किसके? F.W. टेलर की। तो F.W. टेलर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक, हालांकि हमने जब चाइल्ड डेवलपमेंट किया था, चाइल्ड डेवलपमेंट ही नहीं, आपने कोई भी ब्रांच पढ़ा है तो उसमें आपने 4, 6, 10 पुस्तकों का नाम जरूर पढ़ा है। अगर हम बात करें चाइल्ड डेवलपमेंट की, तो चाइल्ड डेवलपमेंट की जो पहली क्लास हुई थी,
पहली ही क्लास में आपने 4 से 6 प्रश्न देखे थे, यानी कि 4 से 6 पुस्तकों के नाम वहीं पर देख लिए थे। आपने जब थियरीज़ पढ़ी थी, वहाँ पर आपने देखी थी, आपने फ्रायड की पुस्तक देखी, आपने एरिक्सन की पुस्तक देखी, आपने पियाजे की पुस्तक देखे हैं। तो इन सभी के पुस्तकों को एक नज़र डालते हुए रहिएगा आप। हो सकता है कभी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पूछा क्या जा सकता है? पूछा जाता है। ठीक? बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है कि सामाजिक बुराइयों के बढ़ने के कारण हैं। ये समाज में जो बुराइयां बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही हैं, क्या कारण है इसके? क्या रचनात्मक पालन पोषण की कमी है? जीवन के लिए शिक्षा के स्थान पर रोजगार के लिए शिक्षा की अवधारणा है? अस्वस्थ एवं बहुसंचार माध्यम है, या फिर उपरोक्त सभी? अगर हम बात कर रहे हैं समाज में बुराइयों के बढ़ने की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि रचनात्मक पालन पोषण जो है उसमें कमी हो रही है। जीवन के लिए शिक्षा के स्थान पर आप किसकी शिक्षा दे रहे हैं? रोजगार की शिक्षा दे रहे हैं। अस्वस्थ एवं बहुसंचार माध्यम, तो ये सारे के सारे कारण बनते हैं किसके? सामाजिक बुराइयों के। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है। एक ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? अगर कोई व्यक्ति है वो एक ईश्वर में ही विश्वास करता है तो उसे हम क्या कहेंगे? आस्तिक कहेंगे, नास्तिक कहेंगे, मनोथीस्म कहेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ईश्वर में विश्वास रखने या ना रखने की बात हो ही नहीं रही है, या आस्तिक नास्तिक की हम यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति है वो सिर्फ एक ईश्वर में विश्वास करता है तो उसे हम कहते हैं मोनोथीस्म। मोनो का मतलब ही होता है एकल या एक। आपने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? जो ये CHO था, CHO के आपने 3 फॉर्म देखे थे, मोनो, डाई, पॉली। यानी कि मोनो का मतलब एक था, डाई का मतलब 2 था, पॉली का मतलब कई थे, यानी कि 2 से अधिक ही थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। वह परिवार व्यवस्था जिसमें पति पत्नी के माता पिता के पास रहता है। हमारा जो भारत है इसमें क्या होता है? इसमें ऐसी परिवार व्यवस्था है जिसमें पत्नी पति के माता पिता के साथ रहती है। लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे परिवार के बारे में बताना है जहाँ पर पति जो है वो पत्नी के माता पिता के साथ में जाकर रहता है। क्या ये पैट्रिलिनियल है, या ये मैट्रिलोकल है, या फिर मोनोथीज्म है, या इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे परिवार की जहाँ पर पति जो है वो पत्नी के माता पिता के साथ जाकर रहता है, तो उसे हम मैट्रिलोकल परिवार कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ये पैट्रिलिनियल क्या होता है? जब ये जैसे जो हमारे यहाँ की प्रथा है कि लड़की जो है लड़के के माता पिता के यहाँ जाकर रहती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्ति मिलती है कब? कब मिलती है? बच्चे जब घर छोड़ देते हैं, बच्चे स्थापित हो जाते हैं, घर का मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ देता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो परिवार है, परिवार को वित्तीय जिम्मेदारी से तब मुक्ति मिलती है जब बच्चे स्थापित हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा घर छोड़ ही दे या मुखिया अपना व्यवसाय छोड़ दे तब परिवार की वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। तो जो वित्तीय जिम्मेदारी से मुक्त हो कब मिलती है? जब बच्चा स्थापित हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। परिवार बच्चों के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से इनके द्वारा प्रभावित करता है। किनके द्वारा? क्या संचार के द्वारा? क्या ढालना? ढालना का मतलब आप समझ रहे हैं? ढालना यानी कि मोल्डिंग। आप यहाँ पर क्या समझिए? मोल्डिंग। इंग्लिश यहाँ पर है नहीं, अदरवाइज यहाँ पर मोल्डिंग आपका होता। ठीक। तो जो परिवार है बच्चों के व्यक्तित्व को प्रत्यक्ष रूप से कैसे प्रभावित करता है? तो वो आपका संचार और मोल्डिंग इन दोनों के द्वारा ही प्रभावित करता है। ठीक।
अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका सुमेलित नहीं है। पहला है आपका हिंदू विवाह अधिनियम 1960, गर्भ समापन अधिनियम 1971, दहेज निषेध अधिनियम 1961, स्त्री की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम 2005। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये 1960 का ना होकर 1955 का है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो आपके तीन के तीनों हैं, चाहे वो गर्भ समापन अधिनियम हो, दहेज निषेध अधिनियम हो या फिर स्त्री की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम हो, ये तीन के तीनों आपके बिल्कुल राइट डेट दिए गए हैं, यानी कि समय बिल्कुल सही है। तो इन्हें एक बार नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। आपको बताना है कि परिवार में माता पिता की भूमिका में परिवर्तन आता है, कब आता है? क्या गर्भावस्था में आता है, शिशु पालन अवस्था में आता है, उपरोक्त दोनों में आता है या फिर इनमें से नहीं, कोई नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं माता पिता के परिवर्तन, भूमिका में परिवर्तन, तो वो गर्भावस्था और शिशु पालन इन दोनों ही अवस्थाओं में आता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। परिवार के आर्थिक निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? क्या वो विविध लक्ष्य से संबंधित हैं? क्या वो दुर्लभ संसाधन से संबंधित हैं? दोनों से संबंधित हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं परिवार के आर्थिक निर्णय की, तो परिवार का जो आर्थिक निर्णय है वो विविध लक्ष्य और दुर्लभ संसाधन इन दोनों से ही संबंधित होता है। ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। परिवार की शैक्षिक एवं धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? ये जो परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां हैं, ये किसके किसके हिस्से हैं? क्या ये घरेलू माहौल के हिस्से हैं? क्या ये निकटवर्ती माहौल के हिस्से हैं? क्या ये व्यापक माहौल का हिस्सा है या फिर ये बाह्य माहौल का हिस्सा है? अगर हम परिवार की जो शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां की बात कर रहे हैं, तो ये आपके निकटवर्ती माहौल का हिस्सा होता है, यानी कि आपके आसपास का जैसा माहौल होता है उसी हिसाब से परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां होती हैं। ठीक। तो ये किस पर डिपेंड है या किसका हिस्सा होता है? ये आपके निकटवर्ती माहौल का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। पूछ रहा है आपसे कि प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। हर एक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है, लेकिन किससे? क्या जीवन दर्शन से प्रभावित होती है? क्या व्यवहार से प्रभावित होती है? अभिवृत्ति से प्रभावित होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं परिवार के जीवन शैली के प्रभावित होने की, तो वो जीवन दर्शन से प्रभावित होती है, यानी कि प्रत्येक परिवार की जीवन शैली जीवन दर्शन से प्रभावित होती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? आपको पता है कि हमारे भारत में 2 प्रकार के परिवार हैं। एक तो है आपका संयुक्त परिवार और एक है आपका एकल परिवार। आपसे अगर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आजकल किसके ये जो है किसका प्रचलन ज़्यादा है, संयुक्त परिवार का या एकल परिवार का, तो आपको पता है कि जो हमारे भारत में परंपरा बढ़ रही है या हम कहें कि जो विकसित हो रहे हैं भारत में हमारे परिवार, वो हो रहे हैं एकल परिवार। अब संयुक्त परिवार आपको देखने को नहीं मिलता है। अब क्या हो रहे हैं? अब परिवार एकल हो रहे हैं। तो ये जो हमारे भारत में परिवार होते हैं ये 2 प्रकार के हैं। एक है आपका एकल और एक है आपका संयुक्त। आपको बताना है कि संयुक्त परिवार की विशेषता कौन सा नहीं है। सामूहिक निवास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित करना,
पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य। तो ये जो आपका ये संयुक्त परिवार होता है, इसमें सब इस एक समूह में निवास करते हैं। यानी कि दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा, बुआ, सब मतलब परिवार काफी लंबा होता है। 1 से 2 से 3 पीढ़ियां एक साथ निवास करती हैं। तो यहाँ पर लोग समूह में रहते हैं। सभी व्यक्तियों द्वारा अर्जित धन एक स्थान पर एकत्रित किया जाता है। सभी जो भी व्यक्ति, घर के जितने भी व्यक्ति हैं जो धन को अर्जित कर रहे हैं, वो अपना धन अपने अपने पास नहीं रखते हैं। ये जो धन होता है वो एक जगह एकत्रित होता है। पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य, सबके अपने अपने अधिकार और कर्तव्य होते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है। अगर बात किया जाए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की, तो इसमें जो आपका संयुक्त परिवार होता है, इसमें आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता देखने को नहीं मिलती है। बड़ा परिवार है, लेडीज सारे दिन के दिन कार्य ही करती रहती हैं। देखिए, चाहे वो एकल परिवार हो चाहे संयुक्त परिवार हो, अगर एक एक तरफ लाभ है तो एक तरफ हानि भी है, चाहे वो संयुक्त परिवार के हो चाहे आपके वो एकल परिवार के हैं। तो दोनों में लाभ और हानि होते हैं। जैसे जब संयुक्त परिवार है तो यहाँ पर प्राइवेसी नहीं होती है, हर व्यक्ति अपनी मर्जी का कर नहीं सकता है। लेकिन जो एकल परिवार होता है वहाँ पर हर व्यक्ति अपनी मर्जी का मालिक होता है, अपने हिसाब से करता है, वो अपना अपना करता धरता होता है। लेकिन जो अगर हम बात करें संयुक्त परिवार में, तो बच्चों का पालन पोषण ज़्यादा अच्छे से हो पाता है। बुआ भी देख रही हैं, चाची भी देख रही हैं, दादी भी देख रही हैं, सब लोग बच्चे की देखभाल करते हैं। माँ अगर कोई जॉब करती है तो वो आसानी से कर लेती हैं। लेकिन एकल परिवार में क्या दिक्कत होता है कि पति पत्नी होते हैं, बच्चा छोटा है तो उसकी देख रेख कौन करेगा? घर में आया ला के रखना पड़ता है जो आपके बच्चों की देख रेख करता है। तो एक परिवार के देख रेख में और एक आय के देख रेख में बच्चे की परवरिश में बहुत अंतर आ जाता है। तो एक तरफ अगर लाभ है तो दूसरी तरफ हानि भी है, चाहे वो एकल परिवार हो चाहे वो संयुक्त परिवार हो। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का प्रमुख कारण क्या है? विवाह विच्छेद के कानून का सरल होना, पढ़ी लिखी पत्नियां होना, स्त्रियों का कामकाजी होना, या एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। हालांकि ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसका हर कोई जवाब दे सकता है। तो जो हमारे भारतीय परिवारों में विवाह विच्छेद का सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना। ठीक। विवाह विच्छेद ये जो कानून है, सरल होना कोई मतलब नहीं है, पढ़ी लिखी स्त्रियां होने इससे भी कोई ताल्लुकात नहीं है, स्त्रियों का कामकाजी होना ये भी विवाह विच्छेद से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है तो क्या है कि एक दूसरे की कमियों को सार्वजनिक करना, एक दूसरों के विचारों का आपस में मेल ना खाना, आपस में सामंजस्य ना हो पाना, ये कई कारण होते हैं विवाह विच्छेद का। अगर आपसे पूछा जाए कि विवाह विच्छेद का सबसे प्रतिकूल प्रभाव किस पर पड़ता है, तो सबसे जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है बच्चों पर। ना पति पर पड़ेगा ना पत्नी पर पड़ेगा, पड़ेगा किस पर? बच्चों पर पड़ेगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया अभी पीछे दो, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जो विवाह विच्छेद के और कारणों में, और ये किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या उसे उन्मुखीकरण का परिवार कहते हैं, प्रसव का परिवार कहते हैं, प्यार का परिवार कहते हैं, या फिर पितृवंशी परिवार कहते हैं? अगर हम बात कर रहे हैं जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है तो उसे हम प्रसव का परिवार कहते हैं। यहाँ पर आप अभी कह देंगे पितृवंशी, ऐसा नहीं है। क्या है? ये प्रसव का परिवार कहलाता है, जहाँ पर बच्चा जन्म लेता है या फिर व्यक्ति का जहाँ पर जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। पारिवारिक जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं आपने देखी थी। प्रथम विस्तार की अवस्था, प्रथम अवस्था विस्तार की अवस्था, और लास्ट में आपने देखा था
खाली घोंसला जिसे आपने कहा था, खाली घोंसला क्या था? तो ये अंतिम था। ये क्या था? ये अंतिम चरण था जो कि पारिवारिक जीवन चक्र का अंतिम चरण क्या था? खाली घोंसला था। इसमें जो बच्चे होते हैं यानी कि छोटे बच्चे अपना सेटल हो जाते हैं, बड़ा तो पहले ही हो चुका है, छोटा बच्चा भी सेटल हो जाता है। बचते कौन हैं? तो वही 2 लोग बचते हैं जो प्रारंभिक जिन्होंने ये पारिवारिक जीवन चक्र शुरू किया था, वही पति-पत्नी बचते हैं जिनका विवाह हुआ था, जिन्होंने परिवार की शुरुआत की थी। तो यही 2 लोग लास्ट में भी बचते हैं और इसी को ही हम खाली घोंसला के नाम से जानते हैं। प्रसन्न घर, अमीर घर, कपूर्ण घोंसला ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आपको बताना है परिवार का एक कार्य है। इनमें से परिवार का कौन-सा कार्य है? क्या अपने जीवन साथी के परिवार का नाम और स्तर प्राप्त करना है? दहेज प्राप्त करना है? प्रभुत्व के माध्यम से मजबूत बनना है? अपने सदस्यों की सभी मांगों को पूरा करना है? अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग जा रहे हैं तो हमारा ये सही हो जाता है फोर्थ वाला कि परिवार का कार्य क्या होता है? अपने सभी सदस्यों की मांगों को पूरा करना, यानी कि जो भी चाहे पति-पत्नी हैं या फिर चाहे माता-पिता हैं, बच्चे हैं, तो परिवार का कार्य क्या होता है कि जो अपने सदस्य हैं, उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, घरेलू हिंसा का लक्षण है। आपको बताना है घरेलू हिंसा का लक्षण कौन सा है? क्या शारीरिक प्रताड़ना है, मानसिक प्रताड़ना है, गाली देना है या फिर उपरोक्त सभी? अगर हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा में, तो घरेलू हिंसा में ये ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ शारीरिक प्रताड़ना ही आपकी हो रही हो। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, गाली-गलौज उसके साथ हो रहा है, शारीरिक प्रताड़ना तो है ही है। तो ये सारे के सारे, ये तीनों आपके किस में आते हैं? घरेलू हिंसा के लक्षण में आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, हालाँकि जो घरेलू हिंसा दिखता है वो सिर्फ़ शारीरिक प्रताड़ना ही दिखती है। घर की स्त्रियाँ जो हैं, आप देखेंगे तो उन्हें ये जो मानसिक प्रताड़ना है, ये मानसिक प्रताड़ना जितनी झेलनी पड़ती है, उतना ना उनको उनको शारीरिक प्रताड़ना उनको नहीं झेलनी पड़ती है। लेकिन ये जो मानसिक प्रताड़ना होती है महिलाओं के साथ में, स्त्रियों के साथ में, ये किसी को दिखाई नहीं देती है। यहाँ तक कि जो घर में भी स्त्रियाँ होती हैं, वो भी नहीं देख पाती हैं कि हमारे घर में एक स्त्री के साथ में किस तरह से घरेलू हिंसा हो रहा है। घरेलू हिंसा खैर जाने दीजिए, इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप समझ सकते हैं कि ये शारीरिक प्रताड़ना से ज़्यादा घातक होता है मानसिक प्रताड़ना। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से क्या निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है? यानी कि यहाँ पर 2 निम्न का मतलब आप समझ पा रहे हो कि एक का मतलब है कि निम्नलिखित में से और दूसरे निम्न का मतलब होता है कि जो निम्न माध्यमिक कक्षाएँ हैं, उन निम्न माध्यमिक कक्षाओं की बात की जा रही है। यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम में क्या शामिल नहीं है? सिलाई नहीं शामिल है, कढ़ाई नहीं शामिल है, पारिवारिक व्यवस्था नहीं शामिल है या फिर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता नहीं शामिल है। अगर हम बात कर रहे हैं निम्न माध्यमिक कक्षाओं की, तो कभी आप बुक उठाकर देखिए छोटी कक्षाओं के, तो उसमें आपको सिलाई, कढ़ाई, स्वास्थ्य संबंधित सारी चीज़ें दी होंगी। हालाँकि सबसे पहले तो आपको स्वास्थ्य शिक्षा ही दिया जाता है, लेकिन ये परिवार व्यवस्था आपको नहीं देखने को मिलती है। ठीक? तो ये आपके निम्न माध्यमिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है, झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है। इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है? क्या वो है हावी होना, यानी कि आप सामने वाले व्यक्ति पर हावी हो जाइए, स्वयं को प्रस्तुत कर देना, यानी कि आप खुद को ही झुका दें, आप खुद की ही गलती मान लें, गलती हो या ना हो वो अलग की बात है, वार्ता करना या फिर समझौता करना।
अगर हम बात कर रहे हैं झगड़ा सुलझाने की, तो यहाँ पर झगड़ा सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका होता है समझौता कर लेना। क्या करना? समझौता कर लेना, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम आरंभ हुआ। आपको बताना है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। क्या 1952 में हुआ, 1977 में हुआ, 1980 में हुआ या फिर 1976 में हुआ। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं परिवार कल्याण कार्यक्रम की, तो इसका आरंभ तो हुआ था 1977 में। लेकिन आपको बताना है कि ये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है, ये किसके स्थान पर या किस योजना का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया। और वो जो ये पहली योजना थी ना जिसका नाम बदला गया, उसकी शुरुआत हुई थी 1952 में। मैंने आपको इतना बता दिया है। अब आपका काम है कि आप उस योजना का नाम बताएं जिसकी शुरुआत हुई थी 1952 में और उसी का नाम बदलकर 1977 में परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया था। ठीक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट डाउन करना चाहिए और खोजना भी चाहिए ये वाला। हालांकि हमने जो प्रैक्टिस किया है उसमें ये क्वेश्चन किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है। आपको बताना है कि गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णय को सम्मिलित किया जाता है। यह कथन किसका है? ये जो परिभाषा दी गई है, ये किसके द्वारा दी गई है? क्या ग्रासियम कैंडल के द्वारा दी गई है, कोटजिन के द्वारा दी गई है, पी देवदास के द्वारा की गई है या फिर इनमें से कोई नहीं? हाँ, हम इसका आंसर तो बता दे रहे हैं कि ये जो परिभाषा दी थी क्या कि गृह व्यवस्था विषय में पारिवारिक लक्ष्यों को प्राप्त हेतु पारिवारिक साधनों के उपयोग से संबंधित निर्णय को सम्मिलित किया जाता है, ऐसा बोला था कोटजिन ने। लेकिन आपके लिए यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन दे रही हूँ। एक बार मुझे बताइएगा कि ये जो ग्रास और कैंडल है, कोटजिन है और जो पी देवदास हैं, इन्होंने जो गृह प्रबंधन की तुलना की है वो किससे की है? ठीक, इन्होंने किससे तुलना की है जरा एक बार बताइएगा। किसने बाद से की है, किसने संस्कृति को जड़ माना है, किसने एक्शन ऑफ साइकिल बोला है। ये कुछ तुलनाएं की गई थी जो कि हमने होम मैनेजमेंट की पहली क्लास में देखी थी। तो जरा एक बार आप बताइएगा इन तीनों ने किस किस से तुलना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? इनमें से कौन सा कारक है जो पारिवारिक स्तर को प्रभावित करता है? क्या प्राप्त साधन की कीमत है? क्या आधारभूत उद्देश्य एवं मूल्य है? क्या स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृत है या फिर उपरोक्त सभी? यानी कि परिवार की सामाजिक स्तर पर स्वीकृत है। अगर हम बात कर रहे हैं पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाले कारक, तो प्राप्त साधन की कीमत करती है, आधारभूत उद्देश्य और मूल्य करते हैं, परिवार की सामाजिक स्तर पर स्वीकृत क्या है ये भी प्रभावित करती है। यानी कि उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाले कारक में ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है। आर्थिक दृष्टि से संयुक्त परिवार के लाभ हैं। आर्थिक दृष्टि से ये जो संयुक्त परिवार है, अभी अभी आपने देखा कि संयुक्त परिवार के क्या लाभ हैं। अभी अभी 2-4 क्वेश्चन पहले आपने विशेषता देखी थी। क्या मितव्ययिता और भूमि खंडन से बचाव करता है? श्रम विभाजन एवं उत्पादन में सुविधा देता है? संपत्ति का समाजवादी वितरण करता है या फिर उपरोक्त सभी? तो अगर हम आर्थिक दृष्टि से बात कर रहे हैं तो ये सारे के सारे लाभ होते हैं संयुक्त परिवार के। मितव्ययिता और भूमि खंडन से बचा जाता है, श्रम विभाजन और उत्पादन में सुविधा मिलती है, संपत्ति का सामाजिक वितरण भी होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला राइट हो जाएगा। ये सारे के सारे आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है। इनमें से परिवार का कौन सा जैविक कार्य है? यहाँ पर हम परिवार के जैविक कार्य की बात कर रहे हैं।
संतानोत्पत्ति करना, स्थिति प्रदान करना, धनोपार्जन करना या फिर मनोरंजन करना। आपको बताना है कि जो परिवार होता है, परिवार का जैविक कार्य क्या है। अगर हम बात करें कि परिवार के जैविक कार्य की मुख्य कार्य जो है उसका, वो है संतानोत्पत्ति, यानी कि संतान की उत्पत्ति करना परिवार का जैविक कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम बताइए। समाजशास्त्र की जो पहली पुस्तक है उसका क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल स्टडीज नाम है, सोशियोलॉजी इन क्रिटिकलाई है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी डिक्शनरी है। तो आपको बताना है जो समाजशास्त्र की प्रथम पुस्तक है, सबसे पहली पुस्तक है, उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, आज की क्लास में आपने 2 क्वेश्चन पढ़े जो कि नए थे, हमने अपनी क्लास में डिस्कस नहीं किए थे, तो इन्हें कहीं ना कहीं नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है, परिवार नियोजन के लाभ हैं। अगर परिवार नियोजन कोई कर रहा है तो उसके क्या लाभ हैं? तो उसके क्या रोजगार में वृद्धि होगी, निर्धनता में कमी होगी, जीवन स्तर में सुधार आएगा या फिर सही है? सारे के सारे सही हैं। अगर हम बात कर रहे हैं परिवार नियोजन की, तो परिवार नियोजन जो है ये सारे लाभ हैं, यानी कि रोजगार में भी वृद्धि होगी, निर्धनता में कमी होगी। निर्धनता यानी कि आपका परिवार बड़ा है, आपको अगर आपके पास 2 रोटी है, खाने वाले 4 हैं तो आपको आधी आधी मिल रही है, लेकिन 2 रोटी है, खाने वाले 8 हैं तो आपको आधी से भी आधी मिल रही है, यानी कि आपको कम कम मिल रहा है, तो निर्धनता भी बढ़ रही है। तो जब परिवार नियोजन होगा, परिवार में कम लोग होंगे तो जीवन स्तर भी ऊंचा ही बढ़ेगा, निर्धनता में कमी आएगी, रोजगार में भी वृद्धि होगी। तो ये सारे के सारे लाभ होते हैं परिवार नियोजन के। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, परिवार क्या है? बड़ा ही पुराना क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। क्या ये एक समूह है, एक समुदाय है, एक सामाजिक संस्था है या फिर एक भीड़ है? अगर हम बात कर रहे हैं परिवार की, तो परिवार जो होता है वो एक सामाजिक संस्था होती है। क्या होती है? परिवार एक सामाजिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, संस्थाएं एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं। ये जो संस्थाएं होती हैं वो एक समाज की व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसा कथन किसका है? क्या वर्क का है, डगलस नॉर्थ का है, जॉन ड्यूवी ने ऐसा बोला है या फिर इनमें से कोई नहीं? अगर हम बात कर रहे हैं कि जो ये हमारी संस्थाएं हैं, एक समाज की व्यवस्थाएं क्या होती हैं, तो ये कहा है कि डगलस नॉर्थ ने कहा है। किसने कहा है? डगलस नॉर्थ ने कहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 39 है, सामुदायिक क्या है? ये सामुदायिक क्या होता है? क्या ये पुरुष धन है, क्या ये स्त्री धन है, क्या ये पुत्र धन है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो सामुदायिक धन होता है ये स्त्री धन होता है। स्त्री धन जो वही विवाह के समय जो स्त्रियों को मिलता है, ज्वेलरी वगैरह मिलती है, वही स्त्री धन कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा है कि समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। किस नाम से जानते हैं या फिर क्या कहते हैं उसे? बहिर्गोत्र विवाह, जिसे हम एक्सोगामी कहते हैं। ये जो आगे वाले दिए गए हैं इन पर ध्यान मत दीजिएगा, ये जो आपका इंग्लिश दिया गया है इस पर ध्यान दीजिएगा। तो बहिर्गोत्र विवाह, इसको हम एक्सोनॉमी कहते हैं। सगोत्र विवाह, इसे हम एंडोगामी कहते हैं। प्रतिलोम विवाह, इसे हम हाइपोगामी कहते हैं। और जो अनुलोम विवाह है इसे हम हाइपरगामी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है आपसे कि समूह, कुल, वंश, गांव, सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत रहकर विवाह की जो प्रथा है उसे किस नाम से जाना जाता है या क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम सगोत्र विवाह, यानी कि अपने ही गोत्र में विवाह करना, जिसे हम जानते हैं एंडोगामी के नाम से जानते हैं। ठीक।
क्या कहते हैं, एंडोगामी के नाम से जानते हैं और उसे हिंदी में कहते हैं सगोत्र विवाह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है, दहेज निरोध अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? ये जो दहेज निरोध अधिनियम है ये कब लागू हुआ? क्या ये 1994 में हुआ था, 1982 में हुआ था, 1970 में हुआ था या फिर 1961 में हुआ था? अगर हम बात कर रहे हैं दहेज निरोध अधिनियम की तो ये लागू हुआ था 1961 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 है, श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है? क्या उसे उदासी कहते हैं, चिड़चिड़ाहट कहते हैं, थकान कहते हैं या फिर अवसाद कहते हैं? यहाँ आप बात क्या कर रहे हैं, श्रम के कारण जो थकावट अनुभव होता है वो भी शारीरिक स्थिति में, उसे क्या कहते हैं? कहते तो उसे हम थकान ही हैं, लेकिन आपको पता है कि जो थकान होती है वो दो प्रकार की होती है। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं थकान की तो थकान दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी फिजिकल थकान होती है यानी शारीरिक थकान होती है, और एक होती है मानसिक थकान। ये जो शारीरिक थकान है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? शारीरिक थकान की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो जिम्मेदार होता है वो होता है लैक्टिक एसिड, यानी कि आपके शरीर में जब लैक्टिक एसिड जमा होता है तो थकान होता है। जब व्यक्ति थोड़ी देर आराम कर लेता है तो ये ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो मानसिक थकान होता है ये आपका कैसे होता है? एक तो होता है कुंठाजन्य थकान होता है और एक होता है नीरस थकान होता है। नीरस क्या होता है? तो नीरस वो होता है जैसे एक ही कार्य को आप करते रहें। अगर जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने नया करने का ना हो, आप वही सुबह उठें, दाल-चावल बनाया, खाया, घूमने-फिरने गए, सो गए। घूमने-फिरने भी नहीं गए, घर में ही हैं, अपना इधर-उधर किए, समय बीत गया, सो गए। फिर सुबह उठना, खाना-पीना बनाना, झाड़ू-पोछा करना, दिन भर लेटे रहना, शाम को फिर खाना-पीना बनाना, उठना-बैठना हो गया आपका, यही लगातार आपका चल रहा है। तो ये बिल्कुल एक नीरसता सी आ जाती है। कुंठाजन्य क्या होता है? तो कुंठाजन्य वो थकान होता है जैसे जब किसी कार्य को आप बार-बार करते हैं और आपको उसमें सफलता नहीं मिलती है। जैसे कोई बच्चा है किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, अगर वो बहुत मेहनत कर रहा है, बार-बार कर रहा है और वो असफल हो रहा है, या इसे आप छोड़ दीजिए, जैसे घर में हैं आप किसी के लिए, घर वालों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उनको कम ही है, तो आदमी क्या कुंठित हो जाता है ना कि हम इनके लिए इतना कर रहे हैं, फिर भी ये हमको हमेशा ऊट-पटांगी सुनाते रहते हैं, हमेशा कहते हैं कि कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, तो वो एक प्रकार से कुंठाजन्य हो जाता है। ठीक? तो ये जो थकान होती है दो प्रकार की है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक थकान के लिए जिम्मेदार लैक्टिक एसिड होता है और जो मानसिक थकान होता है ये मानसिक थकान आपका होता है जैसे कुंठाजन्य होता है और नीरस थकान होता है, दो प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 43, लोगों और मशीन के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? जो व्यक्ति, लोगों का मतलब यहाँ पर व्यक्ति है, व्यक्ति और मशीन के बीच जो अंतःक्रिया है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं, इंजीनियरिंग कहते हैं, स्वचालीकरण कहते हैं या फिर श्रम दक्षता शास्त्र कहते हैं। हालांकि यहाँ पर आपको हिंदी दिया गया है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। बाकी ये जो आपका लोगों और यानी कि व्यक्ति और मशीन के बीच की अंतःक्रिया का जो अध्ययन है वो स्वचालीकरण कहलाता है यानी कि एर्गोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से समय व्यवस्थापन के साधन नहीं है। इसमें से आपका कौन सा समय व्यवस्थापन का साधन नहीं है? कार्यवक्र नहीं है, विश्राम नहीं है, पीक लोड नहीं है या फिर मुद्रा नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं समय व्यवस्थापन की तो समय व्यवस्थापन में ये तीन आते हैं आपके, कार्यवक्र, विश्राम और पीक लोड। लेकिन ये मुद्रा का जिक्र कहाँ है? कहीं नहीं है। समय व्यवस्थापन में हमने मुद्रा का जिक्र किया ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है,
किसी विशेष जॉब में प्राप्त किए जाने वाले मानदंडों को इंगित करने वाला कथन कहलाता है। यानी कि किसी विशेष जॉब में जो प्राप्त किए जाने वाला मानदंड है उसको इंगित करने वाला कथन क्या कहलाता है? जॉब डिस्क्रिप्शन कहलाता है, जॉब स्पेसिफिकेशन कहलाता है, जॉब समरी कहलाता है या फिर जॉब एनालिसिस कहलाता है। अगर हम बात कर रहे हैं किसी विशेष जॉब से जो प्राप्त किए जाने वाले मानदंड को इंगित करने वाला कथन है, वो आपका होता है, क्या होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। भावनात्मक घटक का महत्व है। भावनात्मक घटक का क्या महत्व है? कार्य करने वाले व्यक्ति की व्यक्तिगत भावनाएं, सही शारीरिक स्थिति, कार्य में लगने वाला समय या फिर उपरोक्त सभी। अगर हम बात कर रहे हैं भावनात्मक घटक के महत्व की, तो ये सारे महत्व हैं, यानी कि कार्य करने वाले व्यक्ति की जो व्यक्तिगत भावनाएं हैं, सही शारीरिक स्थिति है, कार्य में लगने वाला सही समय है यानी कि समय है, ये उपरोक्त सभी भावनात्मक घटक का महत्व है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। हथेली और हाथों से काम करते समय आरामदायक अवस्था वह होती है जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा, यानी कि जब आप हथेली और हाथ से काम कर रहे हैं तो ऐसे समय में जो आरामदायक स्थिति है वो कब होती है? जब कोहनी के ऊपर का हिस्सा जो है आपका वो समतल होगा और शरीर के बहुत पास होगा, लंबवत और शरीर के बहुत पास होगा, कार्यस्थल के समतल होगा या फिर शरीर के बहुत करीब होगा। एक बार सोचिए, आप कार्य कर रही हैं, कार्य करते समय यानी कि हथेली और हाथ से कार्य करते समय आपके लिए आरामदायक स्थिति कब होगी? जब कोहनी से ऊपर का हिस्सा आपका समतल पर होगा, शरीर के बहुत पास होगा, आप काम कर पाएंगे। लंबवत और शरीर के बहुत पास होगा तब, यानी कि जब बहुत पास होगा तो आप काम करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, लेकिन वो जब कार्य स्थल के समतल पर होगा तब आपको कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका हो जाएगा थर्ड वाला, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। आपको बताना है कि डॉट 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 यानी कि इसमें से क्या क्या कार्य, अकार्य, परिवर्तन या फिर कौशल सरलीकरण यह मान को पसंद करता है, अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका है। क्या ये जो कौन सा सरलीकरण, यार हमने सिर्फ कार्य सरलीकरण पढ़ा है, हमने कोई अकार्य, परिवर्तन सरलीकरण, कौशल सरलीकरण ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो पढ़ा क्या है? जो ये कार्य सरलीकरण है यह मन को पसंद करने का अत्यंत सरल और आसान काम करने का तरीका होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है। पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका मैंने यहाँ पर एक बार नोट डाउन किया है। ये आपके नेट से लेकर नेट, जीआईसी, एलटी, टीजीटी, पीजीटी सब में पूछा गया है। ठीक, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। है क्या इसमें, ट्विस्ट क्या है? पाथवे चार्ट किससे संबंधित है? पेन पेंसिल से, पिन और धागा से, पिन और सुई से या फिर सुई और धागा से? अगर हमने पहले बार ऑप्शन क्या लगाया होगा? हमने पाथवे चार्ट को पिन और पेंसिल से लगाया होगा। पेन और पेंसिल तकनीक ही हम पढ़ते हैं, तो पिन और यहाँ पर लेकिन जो है वो पिन है और धागा। पाथवे चार्ट जो संबंधित होता है वो पिन और धागे से संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो पाथवे चार्ट था उसमें हमने एक आर्टिफिशियल तख्त बनाया था, किचन बनाया था, उस किचन को हमने तख्त पर बनाया था और हमने ऐसे कील जगह जगह पर कील लगाई थी जहाँ से स्त्री जो है मूव कर रही थी, जहाँ पर वो बार बार जा रही थी, और उस पिन के सहायता से हमने धागे को घुमाया था जितनी बार स्त्री जा रही थी, और फिर लास्ट में हमने देखा था कि कितना लंबा धागा हमने प्रयोग किया था या कितना लंबा धागा लगा था। फिर उस स्त्री ने कार्य सरलीकरण की विधि को अपनाया और पुनः वह किचन में गई और पुनः हमने उस आर्टिफिशियल किचन पर पिन लगाए और धागे की सहायता से फिर से स्त्री के काम को जो है वो देखा, हमने रिकॉर्ड किया, हमने जहाँ जहाँ स्त्री जितनी बार गई उतनी बार घुमाया हमने और फिर लास्ट में देखा कि कितने लंबे धागे का प्रयोग हुआ।
तो हमने पाया कि जब स्त्री ने कार्य सरलीकरण का प्रयोग नहीं किया था, तो वो ज़्यादा बार इधर-उधर घूम फिर रही थी। यानी कि तब ज़्यादा लंबे धागे का प्रयोग किया गया था। लेकिन जब उसने कार्य सरलीकरण का प्रयोग किया, तो उसके मूवमेंट में कमी आई। उसने कम घूमा और कम धागे का प्रयोग हुआ। तो ये पाथवे चार्ट जो है वो आपका किससे संबंधित है? तो पिन और धागे से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि हम अपने सीरीज में 50 क्वेश्चन रखते हैं। शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या है? शिक्षा और प्रशिक्षण के अंतर का मुख्य आधार क्या है? क्या ज्ञान है, कौशल है, मनोवृत्ति है या फिर उपरोक्त सभी है? तो आपको पता ही है कि जो हमारा ये शिक्षा और प्रशिक्षण है, ये जो है ये ज्ञान, कौशल और मनोवृत्ति ये तीनों में इसका अंतर होता है। आपको ये ज्ञान, कौशल, मनोवृत्ति ये सुनकर कुछ समझ आया क्या? जब हमने एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ा था तब वहाँ पर हमने इसकी ज़िक्र किया था। क्या? कि जो प्रसार शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है? कि लोगों के ज्ञान में परिवर्तन करना, उसके कौशल में परिवर्तन करना, उसके मनोवृत्त अभिवृत्त में परिवर्तन करना। यही तो हमारा प्रसार शिक्षा का उद्देश्य था। ये आपने पहले ही क्लास में देखा था और ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि प्रसार शिक्षा के द्वारा आप क्या करते हैं? व्यक्ति के ज्ञान, उसके कौशल, उसके मनोवृत्त में परिवर्तन करते हैं। ठीक? तो ये थे आज के आपके 50 क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक? साथ ही साथ आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा, जिन्हें इनकी ज़रूरत है उसे मिल जाए ताकि। ठीक? तो आज के लिए बस यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।